हम लोगों ने जो है असाइनमेंट था हमारा सॉल्यूशन ऑफ ये सॉल्यूशन है असाइनमेंटों का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैंने करेक्शन कर दिया उसमें। क्या 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के फोर्सेस हैं, इतना करके छोड़ दिया था रिजल्टेंट। तो एक पर्टिकुलर कंडीशन नहीं दी हुई थी किस तरह सेम डायरेक्शन में या अपोजिट, तो मैंने उसमें ऐड कर दिया दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो वो क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है इस तरह। इसका मतलब ये है कि हम लिख लें F1 वेक्टर 3 न्यूटन है, F2 कर लें दूसरे को यानी 4 न्यूटन। दोनों के रिजल्टेंट को क्या कहेंगे, वेक्टोरिकली लिखेंगे। तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ये हुआ रिजल्टेंट ऑफ F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर का रिजल्टेंट ये हुआ। इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए, तो रिजल्टेंट इसका, ठीक है। अब ये देखो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, इस तरह निकालते हैं। बेसिक फार्मूला ये है, ए वेक्टर इसे बोलेंगे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का, ये बोलेंगे इस अंदर ही अंदर को रिजल्टेंट। इसको करके बोलेंगे का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर सेकंड वेक्टर, इस तरह मैंने आपको बताया। इस तरह इसको लिख लो F1 वेक्टर प्लस फर्स्ट वेक्टर की जगह क्या है F1, तो F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड F1 फिर स्क्वायर, फिर F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड F2 फिर स्क्वायर, फिर एंगल बिटवीन थीटा, उनके बीच में एंगल कितना 90, वैल्यूज पुट कर दो। cos 90 आया, cos 90 0 हो जाएगा, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर रह जाएगा, 5 न्यूटन आ गया। इतना समझ में आया। अब आप आगे चलेंगे कर चीज़ों को, ठीक है। देखो दोबारा दूसरा क्वेश्चन क्या था, ये सर ये 5 न्यूटन ये आ गया। 5 न्यूटन अब डायरेक्शन की बात रह गई। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो इस तरह से बनता था जो रिजल्टेंट वेक्टर आता था किस किसका, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। रिजल्टेंट बोलने तो प्लस नहीं बोली थी, तो यहाँ रिजल्टेंट किस किसका F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर का। तो ये रिजल्टेंट जो आया वो ए वेक्टर से, ए को हमने क्या माना यहाँ पर F1 वेक्टर, उससे कितना एंगल बनाता था थीटा, और एंगल किससे निकालते टेन से। तो टेन थीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी। तो ये अल्फा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल, रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये पूरा मिलाकर कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। किस किस का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और किसके साथ एंगल, ए वेक्टर के साथ, इस तरह बोलेंगे। तो ए वेक्टर का मतलब ए, हमने इसको यहाँ ए लिया F1 को, तो ये एंगल दे रखा है। तो ये दोनों के बीच में थीटा कितना 90, वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज को cos 90 0 हो जाएगा, sin 90 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा F2 अपॉन F1 4/3। अब अल्फा कितना 4/3 का कितना होता है, तो दोबारा देखो इधर आ जाओ, 1037 का 3/4 होता है, 53 का उल्टा कर दो, समझे, अल्फा 53 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, ये क्या हो गया इसका आंसर, ठीक। अब देखो फाइनल मैंने कंक्लूजन यहाँ लिख दिया। रिजल्टेंट आया F1 एंड F2 वेक्टर का रिजल्टेंट कितना आया, ये आया है ना, इज एट, हाँ रिजल्टेंट जो है एट 53 डिग्री टू द F1 माने 3 न्यूटन के फोर्स से कितने एंगल पर है ये रिजल्टेंट 53 डिग्री पर, और दोनों का रिजल्टेंट कितना आया, समझ में आ रही है यहाँ पे। ये रिजल्टेंट ऑफ F1 वेक्टर एंड F2, सॉरी रिजल्टेंट ऑफ F1 वेक्टर एंड F2 बोलेंगे, रिजल्टेंट बोलेंगे तो प्लस नहीं लिखेंगे, रिजल्टेंट। तो कितना आ गया 5 न्यूटन इन मैग्नीट्यूड, ये आंसर आ गया। बात समझ में आई। अब बात देखें अगले क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इस तरह गिवन है, इस तरह गिवन है। तो इस तरह के केस में इसको फर्स्ट वेक्टर माना, ए वेक्टर को बी वेक्टर फर्स्ट सेकंड माना, और प्लस माने इनका एडिशन है। इनका एडिशन क्या निकल के आया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इस एडिशन का ये क्या निकल के आया, दो लाइनों के बीच में, इसको पूरे को बोलेंगे उस पूरे एडिशन का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड। फर्स्ट वेक्टर कौन है, ए वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है ए, यानी उसका स्क्वायर, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर है सेकंड, उसका मैग्नीट्यूड बी उसका, और एंगल बिटवीन देन, दोनों के बीच में कितना एंगल माना हमने थीटा। और जब एंगल माना तो दोनों की टेल एक जगह रखेंगे, ये ए वेक्टर माना हमने, ये बी वेक्टर, और कौन सा एंगल लेंगे स्मॉलर। नहीं समझ में आया तो यहाँ और देख लो, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये एंगल थीटा स्मॉलर में से, ये बिगर नहीं लेंगे, इसको हमने थीटा माना, ये थीटा माना। अब बी वेक्टर तो ये है ही, इस तरह कर दिया और ये आ गया, ठीक है। ये दोबारा यहाँ भी देख लो, ठीक। अब देखो क्या करना है हमें, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड लेना। तो पहले तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को हम जानते हैं नहीं, हम तो प्लस करके सीखा दोनों का, प्लस माने एडिशन करना, तो हम प्लस की तरह लिखें इसे, तो ए वेक्टर प्लस और इसको माइनस बी वेक्टर लिख लें। तो हमारा फर्स्ट वेक्टर जिसमें सेकंड को ऐड करना, ये ऐड करना सीखे हम, तो ऐड करना सेकंड को, वो चीज़ सेकंड वाली कौन सी हुई जिसको ऐड करना माइनस बी वेक्टर, पूरा हुआ सेकंड, और फर्स्ट वेक्टर कौन सा हुआ ए वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का सेकंड और दोनों के बीच का एंगल,
दोनों के बीच का एंगल। थीटा नहीं लिखेंगे अब, थीटा कंफ्यूज करेगा। क्यों? थीटा किस किस के बीच में एंगल है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। अब एंगल किस किस के बीच में चाहिए? फर्स्ट और सेकंड के बीच में। यहाँ फर्स्ट सेकंड कौन थे? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहाँ फर्स्ट सेकंड कौन हुए इसके हिसाब से? इसके हिसाब से फर्स्ट सेकंड ऐड के हिसाब से हुआ ए वेक्टर फर्स्ट हुआ माइनस बी वेक्टर सेकंड। तो बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर में क्या रिलेशन है? बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर में रिलेशन आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, और क्योंकि माइनस लगाया है इसका मतलब डायरेक्शन क्या आएगी? अपोजिट। तो बी वेक्टर की डायरेक्शन की जस्ट अपोजिट आई इसकी। मैग्नीट्यूड सेम का मतलब इसकी जितनी लेंथ है एरो की उतनी इसकी लेंथ है। और ऐसा क्यों रखा? क्योंकि टेल एक जगह क्यों रखी कि अब फर्स्ट ये है और सेकंड ये पूरा है, अब टेल एक जगह, इनकी दोनों के होना जरूर, जैसा कि मैंने यहाँ दूसरे डायग्राम बताया। ये फर्स्ट है इस केस में और ये सेकंड है, ये वाला पूरा माइनस बी वेक्टर। और एंगल देखना है तो फिर टेल टुगेदर रखेंगे, इसलिए ऐसे रखा, इसलिए ऐसा रखा। तो ये एंगल कितना आ गया? 180 माइनस थीटा। कैसा है? यहाँ एक साथ तीनों को रखने पर समझ में आएगा। ये आपने माना है थीटा, तो ये अपने आप क्या हो गया? ये इसके जस्ट अपोजिट है, ये एक लाइन में, तो ये 180 माइनस थीटा हो गया। तो ये एंगल हुआ, ये एंगल करके जो छोड़ा 180 माइनस थीटा हुआ। यहाँ वैल्यूज पुट करो। फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का ए, बात समझ में आ रही है? ये चीज़ जो आई, और प्लस करके यानी ऐड की कहानी पढ़ रहे हैं। तो सेकंड वेक्टर क्या है? माइनस बी वेक्टर। माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? माइनस बी नहीं होगा, बी, बी स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वेक्टर माइनस इंटू कॉस एंगल बिटवीन देम। किसके बीच में? बिटवीन मीन्स ए वेक्टर एंड सेकंड कौन सा है? फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में। फर्स्ट कौन है? ए वेक्टर एंड सेकंड कौन है? माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल। तो कितना है यहाँ? 180 माइनस थीटा यहाँ पुट कर दिया। तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्री से ये आ गया, यानी ये वाली वैल्यू, ये पूरी वैल्यू निकल कर आ गई ये। ठीक, अब देखो दोबारा, अब हमने क्या किया? यहाँ आ जाओ, इसको स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर किया, इसको इक्वल कर दिया वो गिवन कंडीशन के हिसाब से, इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद में क्या किया? देखो स्क्वायरिंग एंड कैंसिलिंग। तो स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा। इसको एक तरफ ट्रांसपोज कर लें तो ये बचेगा, या तो ए जीरो होगा, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को कहेंगे ए, तो ए जीरो हो नहीं सकता, मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा तो वो वेक्टर ही जीरो हो जाएगा, जीरो वेक्टर कहलाएगा। मैं थोड़ा सा बता दूंगा आगे जीरो वेक्टर के बारे में। यानी जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, और मैग्नीट्यूड जीरो हो तो उसका एरो बनेगा ही नहीं। क्या एरो तो मैग्नीट्यूड के वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बता दिया, एरो की लेंथ। अब आपको एरो की लेंथ खींचनी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड जीरो है तो लेंथ कितनी आएगी? जीरो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बनेगा ही नहीं वो, और जब बनेगा ही नहीं वो तो उनके बीच में एंगल कैसे आएगा? जब बी भी जीरो, तो उसका भी एरो नहीं बना, इसका भी एरो नहीं बना, तो एंगल कैसे देखोगे? एंगल तो जब देखोगे दोनों की रे बनाओगे, लाइन नहीं कहेंगे, रे। एंगल दो रेस के बीच में होता है, और एक रे में क्या होती है? टेल और हेड होती है। तो कॉस थीटा जीरो हो सकता है, ये सही है। तो थीटा कितना? 90, यानी एंगल ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में कितना आएगा? 90। दोबारा देखो, 5 और 12 है, इसका रिजल्टेंट ये 17, 13, 7 आ सकता है क्या? देखो देखो, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड की तरह हो गया ए, ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी। पूरे वेक्टर को बोलेंगे 5 न्यूटन को नहीं, वेक्टर कहें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ए वेक्टर, इसका बी वेक्टर। इसको तो मैग्नीट्यूड ही है, ले तो मैग्नीट्यूड करके लिखेंगे ए बी। तो 12 5 जोड़, देखो 17 आया, 12 5 में सब्ट्रैक्ट करो कितना आया? 7। तो ऐड कब आता है? ये पूरा रिजल्टेंट आता है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या आया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसका मॉड में मैग्नीट्यूड क्या आता है? ए प्लस बी, यानी डायरेक्ट सम किसका? मैग्नीट्यूड का। तो 5 मैग्नीट्यूड 12 मैग्नीट्यूड का डायरेक्ट सम क्या आ जाएगा? 17। कब? जब दोनों किस डायरेक्शन में होंगे? सेम डायरेक्शन में, तब ऐड होते हैं। सब्ट्रैक्ट कब होंगे? जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, यानी एंगल कितना होगा उस केस में? 180। इस केस में कितना होगा? दोनों केस में 0। दूसरा केस देख लो, 12 5 सब्ट्रैक्ट करो 7, ये कब आएगा? जब मोर माइनस लेस, क्या मोर माइनस लेस ऐसे करके कब आता है? दोनों का मॉड, ये पूरे रिजल्टेंट का मॉड बी माइनस ए या ए माइनस बी कब आता है? जब दोनों क्या हों? अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कितना आ गया? 7 आ गया। समझ में आ रही है बात को? तो 7 आ सकता है। अब क्या आ गई? 13 की बात छूट गई, 13 की छूट गई, तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये दूसरा सवाल है। 13 कैसे आ सकता है? देखो दोनों के बीच में एंगल ले लो 90, लेट मान के चलो 90 लेके चलो, तो क्या आता है? ये तो रिजल्टेंट आ गया ए वेक्टर बी वेक्टर का, और ये रिजल्टेंट का क्या आ गया? मैग्नीट्यूड मॉड। तो क्या आ गया आपके पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और कॉस 90 क्या हो जाएगा? 0। कॉस 90 क्या हो जाएगा? 0। ये पूरा 0 में चला जाएगा। आपके पास ओनली क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो दोबारा करो, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो ये क्या आएगा? 169 आएगा, और 169 का रूट ओवर कितना आ जाएगा? 13। तो 13 न्यूटन पे आ गया। देखो ये 13, तो 13 कब आया? जब दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। कितना एंगल है? 90 डिग्री। समझ में आ रही है? अब आगे लेके चलो, चौथा क्वेश्चन।
ये तीनों है, इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक में ज़्यादा अच्छा समझ में आया, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद देखो आप इस तरह से रिजल्टेंट तीनों फोर्सेस का 0 होगा कि 10 8 2 का। तो पहले 2 2 का हिसाब ले लो आप, 10 8 एक साथ ले लो। 10 8 का मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होगा, ए प्लस बी। मिनिमम क्या होगा रिजल्टेंट, इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मोर माइनस लेस, यानी 2, यानी 18 होगा या 2 होगा, या इन दोनों के बीच में होता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ऐसे याद रखना अभी के लिए, बाकी मैं आगे नोट्स में और लिखा दूंगा। तो ये इसमें 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 17 हो सकता है, 16.5 16 हो सकता है, 18 तक हो सकता है। अब इसमें तो एक आएगा, कोई सा भी एक ले लो आप, और इसमें अब तीसरा रह गया 2। तो इन 2 का तो हमने एक बना लिया, कोई सा भी आएगा, वो 2 आए, 3 आए, 4 आए, 8 आए, एक हो गया, एक पूरा आ गया 2 का मिलाकर, और ये एक अब आ गया। तो दोनों का रिजल्टेंट 0 कब आएगा, जब दोनों मैग्नीट्यूड वाइज क्या हों, इक्वल फोर्सेस, और डायरेक्शन वाइज अपोजिट। वेक्टर कहें तो वेक्टर भी अपोजिट, मेरी बात समझ में आ रही है, और मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल। तो ये 2 है तो इधर 2 आना चाहिए, तो 2 है क्या, आएगा ना 2, तो 2 आने की संभावना है इसमें। इस पूरे ग्रुप का एक आएगा, कि मतलब 2 ले सकते हैं हम, और 2 और 2 0 हो जाएगा, कब, जब अपोजिट होंगे, यानी इसमें पॉसिबल है कि 2 वेक्टर्स का इक्वल एंड अपोजिट हो 2 का, तो 0 आ सकता है। इसका मतलब इसमें तीनों का है ना, सो द ऑल 3 है ना, ऑल दिस 3 मे हैव 0 रिजल्टेंट, इनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है इस सेट का। इसी से सेट ले लें, इसमें भी 2 ले लें, मैक्सिमम मिनिमम कर लें, जोड़ दें 44, ए प्लस बी, मिनिमम ए माइनस बी या बी माइनस ए, कितना आ गया 16। 16 और 44 में से एक वैल्यू आएगी, मतलब या तो 16 कम से कम आएगा, 44 ज़्यादा आएगा, या कहीं बीच में आएगा, 17 18 18.5 19 कुछ भी आएगा, और रिमेनिंग पार्ट को एक अलग ले लिया 15। अब 2 हो गए, दोबारा 2 2 से ही करना सीखे हम, 2 का रिजल्ट है, तो इधर 15 है, तो इधर कोई 15 आने की उम्मीद होनी चाहिए। तो कहाँ 15 आएगा, 16 से कम थोड़ी आएगा, 16 से ज़्यादा आएगा कहीं भी 44 तक, तो 15 आने की उम्मीद ही नहीं है। तो 15 से 15 कैंसिल हो सकता था, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज सेम और डायरेक्शन वाइज तो मान सकते थे कि हो सकता है इन दोनों का ऐसे, इन दोनों का इसका मिला के इन दोनों का ऐसे आई एक वैल्यू कि वो उसकी डायरेक्शन जो आई रिजल्टेंट की इन दोनों के की इसके अपोजिट आ गई, लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी तो 15 आना चाहिए, तो 15 आने के चांस नहीं रहे, क्योंकि कम से कम इनका मैग्नीट्यूड 16 होगा, 15 नहीं होगा, और ज़्यादा ज़्यादा 44, तो 15 से 15 कैंसिल नहीं होगा, इसलिए ये 0 नहीं होगा, यानी ये ग्रुप में 0। अब तीसरा ग्रुप देख लें, कोई से 2 ले लें, 14 17 ले लें, 14 17 23, और ये 57 मैक्सिमम, तो यहाँ से यहाँ तक होगा। रिमेनिंग क्या रह गया 19, 19 इधर आने के चांसेस है क्या, देखो बिल्कुल नहीं है, ठीक है इस तरह। और इस केस में भी मैं विल नॉट बी 0, मे भी 0 नहीं होगा, विल नॉट बी विल नॉट बी 0, मेरी बात समझ में आ रही है, इसका 0 नहीं होगा, ठीक, इस तरह से करेंगे, ठीक है। और मैं देख लेता हूँ इसमें क्वेश्चन यही है ना, गड़बड़ वैल्यूज ले ली, यही है। अब देखो दोबारा इस केस में देखो, इस केस का देखो, इस केस का पॉसिबल नहीं है, इसमें भी पॉसिबल नहीं है, और इसमें देखो इसका दोनों का मिलाकर तो 23 या 57 के बीच आएगा, और इसका रिमेनिंग पार्ट कितना रहेगा 19, 19 यहाँ आने की उम्मीद नहीं है, तो कैंसिल होने के रास्ते नहीं है, तो इसका भी 0 नहीं होगा, ठीक है। अब डी पोर्शन देखो, 10 20 35, 10 20 7 कर लो 30, और 10 20 अपोजिट कर लो तो 10। अब एक आएगा कोई वैल्यू इन दोनों की मिलाकर, वो कहाँ से कहाँ तक आएगी 10 से लेकर 30 तक, दो बोथ वैल्यू इंक्लूडेड। अब 35 से कैंसिल कैसे होगा, 35 आएगा ही नहीं, देखो इधर 35 है, इधर तो मैक्सिमम वैल्यू 30 आ सकती है, 35 थोड़ी आएगी, तो ये भी 0 नहीं होगा, मे नॉट बी 0, या विल नॉट बी 0 ज़्यादा अच्छा है, विल नॉट बी 0, इसका भी 0 नहीं होगा। तो 0 किसका हुआ हमारा, फिर देख लो आप लोग खुद से, ठीक है, ये इसको देख लो, 0 किसका हुआ, 0 फर्स्ट केस का हुआ, देखो फर्स्ट केस 10 8 2, यानी कौन सा आंसर हुआ इसका, ए ऑप्शन सही हुआ। कौन सा आंसर सही हुआ, ए सही हुआ, ये देखो ए आंसर सही हुआ, मैंने लिख दिया यहाँ ए आंसर। अब छठा देखो थोड़ा सा, ये दे रखा है सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, यानी ऐसे ही समझ सकते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट सी वेक्टर है, इसे रिजल्टेंट बोलेंगे सी वेक्टर। अब सी है तो देखो सी की वैल्यू कहाँ से हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस भी हो सकती है मैग्नीट्यूड वाइज, सी की मैग्नीट्यूड जो है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का मिनिमम क्या हो सकती है, तो ए माइनस या बी माइनस है,
समझ में आ रही है? इस तरह हो सकती है, मैक्सिमम ये सकती है। आप कहोगे मिनिमम ये होगी तो इसमें एक क्यों नहीं? भाई ज़्यादा में से कम देखें, पता नहीं बी वाला बड़ा है ए बड़ा है, बी वेक्टर नहीं, बी मैग्नीट्यूड बी का, ए वेक्टर नहीं, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड है, ऐसा करेंगे। अब देखो, अब बी ऑप्शन सही है का मतलब देखो ऑप्शन देख लो, मैं डिस्कस कर दूँ। सी वेक्टर इज ऑलवेज मोर देन ए, है ना। तो डिस्कशन में जाऊँ मैं तो सी वेक्टर इज ऑलवेज मोर देन ए, तो सी ऑलवेज मोर देन थोड़ी होगा, ए से ज़्यादा तो होगा, ए प्लस समथिंग मैंने ये मोर देन ए आया, तो सी इज इक्वल टू मोर देन ए आया, लेकिन हो सकता है ना, विल बी मोर देन ऐसे नहीं आएगा कि हमेशा होगा, जैसे ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है इज ऑलवेज, शायद ऐसा कुछ दे रखा है, तो आप देख लेना, उसके हिसाब से ये पॉसिबल नहीं हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है ना। ये दे रखा सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए वेक्टर, सी इज ग्रेटर देन ऑलवेज मोर देन ए वेक्टर, तो ये पॉसिबल नहीं हुआ। दूसरा देखिए, इट इज पॉसिबल सी इज मोर लेस देन ए, मॉड ऑफ सी इज मोर, है ना, और सी मॉड ऑफ सी इज लेस देन मॉड ऑफ बी, तो ये चीज़ ये है, इट इज़ पॉसिबल ये, यानी सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं सी इज लेस देन ए, और इसे लिख सकते हैं सी इज लेस देन बी। हो सकता है क्या? हो सकता है, इसमें ऑलवेज दिया था, ऑलवेज वाले की वजह से गलत, ये हो सकता है देता तो ये भी सही होता। तो देखो हो सकता है क्या, सी की वैल्यू ये दे रखा है, ये क्या कह रहा है, सी की वैल्यू ए से छोटी होगी, सी की वैल्यू बी से भी छोटी होगी, किससे? बी से भी छोटी होगी। बात समझ में आ रही है? तो देखो सी बराबर किसके हो सकता है, तो ए माइनस बी के, ए माइनस बी के बराबर हुआ तो सी क्या होगा, ए से छोटा होगा, क्योंकि ए ज़्यादा है बी कम है, और जो निकल के आएगा वो ए से छोटा ही आएगा, तो सी लेस देन ए हो सकता है। अगर बी ज़्यादा हुआ ए कम हुआ तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, बी माइनस ए, ऐसे भी हो सकता है, यानी बी से छोटा आएगा सी, क्योंकि बी में से समथिंग सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जैसे यहाँ ए में समथिंग सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो बाकी जो बचेगा वो लेस देन ए बचेगा, इस केस में बचेगा वो लेस देन बी, यानी सी लेस देन बी और सी लेस देन ए हो सकता है क्या? हो सकता है, तो सही है ये, सकता से चल गया। सी इज इक्वल टू ऑलवेज ए प्लस बी ना, ऑलवेज नहीं, हो सकता है तो चल जाता, ये वाला है। सी इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी, कभी भी नहीं होगा, नहीं क्यों नहीं होगा, हो सकता है, तो सबसे सही ऑप्शन हुआ बी आंसर हुआ। साथ में देखो आप लोग, साथ में देख लो, ये रहा, ये देखो पी और क्यू दो वेक्टर दे रखे हैं, रिजल्टेंट है उन दोनों का, रिजल्टेंट जो है पी से वेक्टर किससे कितना एंगल बना रहा है 90। ऐसा समझो आप लोग, ये ए वेक्टर की तरह है और ये बी वेक्टर की तरह है, और ये रिजल्टेंट हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये एंगल क्या लेते थे हम लोग, अल्फा, और दोनों के बीच में जो ले लेते थे ए बीच के बीच में वो कितना लेता थे, थीटा, तो अल्फा दे रखा आपको 90, वैल्यू पुट कर दो। आपके हिसाब से ए किसको माना आपने, पी को, क्यों माना, क्योंकि पी के साथ एंगल दे रखा, पी वेक्टर के साथ, किसका दे रखा है, रिजल्टेंट का, किस का रिजल्टेंट का, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर का, पी वेक्टर क्यू वेक्टर का रिजल्टेंट हो गया पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, वैल्यूज को पुट कर दो 10 90 इन्फिनिटी एन 1/0, तो ये क्या हो गया, इतना आ गया, ठीक है। इसके बाद देखो आप लोग, इसे देखो पी और क्यू का देख रखा है, एंगल थीटा पर है तो रिजल्टेंट 3Q है, और पी और क्यू जो है एंगल 180 माइनस थीटा पर है तो रिजल्टेंट Q है। तो पहले इसके हिसाब से देखो, पी और क्यू का रिजल्टेंट ये आएगा, थीटा एंगल है, रिजल्टेंट की वैल्यू लिख दो 3Q। इसके हिसाब से देखो पी और क्यू का रिजल्टेंट Q है, एंगल कितना है 180 माइनस थीटा को हल कर दो, यहाँ पर माइनस कॉस थीटा आएगा, और उसका जो करके लिखे ये स्क्वायर कर दो, तो ये 9 स्क्वायर और पी स्क्वायर के स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर करो कि कर दो, कैंसिल आउट कर दो, इस पहले वाले में क्या बचा, इसको पहले कहा तो इस पहले वाले में ये बचा, देख लो आप लोग, ठीक है। इसी को हमने सिंपलीफाई करके लिख दिया, तीसरा बोल दिया, दूसरे वाले में क्या बचा, ये बचा। अब दोनों को कंपेयर किया, 3 और 4 को, 3 और 4 से क्या आया, कर दिया, इससे कैंसिल आउट कर दिया, पी बाई क्यू कितना है 2, आंसर आ गया। बात समझ